नमस्कार साथियों। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे मैंगो का जो थर्ड लेक्चर है हमारा, इसमें हम इंसेक्ट पेस्ट और उसके जो डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो विकार आते हैं। देखो, यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाएंगे आपको डिसऑर्डर से। ठीक है, आप जो हॉर्टिकल्चर्स पढ़ते हो या फ्रूट क्रॉप्स या जो वेजिटेबल क्रॉप्स हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिसऑर्डर में, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं डिसऑर्डर से, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज से कम बनेंगे, लेकिन डिसऑर्डर आपको अच्छे से पढ़ना है। डिसऑर्डर से ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, लेकिन हम सारा पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में कि कौन कौन से इंसेक्ट है जो मैंगो की क्रॉप पर जो है अटैक करते हैं, उस पर अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसेक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग, ठीक है। मैंगो मिलीबग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो इंसेक्ट इस पे लगता है वो क्या है, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसको हम बोल सकते हैं। तीसरा जो लगेगा आपका वो है स्टोन वीविल। स्टोन वीविल। और चौथा जो है वो है मैंगो हॉपर। ये 4 इंसेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है मैंगो क्रॉप के अंदर। ठीक है, ये 4 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंगो मिलीबग, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी जिसको हम बोल सकते हैं, फल मक्खी। ठीक है, ये आपका स्टोन वीविल हो गया और मैंगो हॉपर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, मैंगो मिलीबग की बात करें तो मैंगो मिलीबग को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या है, तो ये इसका नाम क्या है, ड्रेसिचा मेंजीफेरी। ड्रेसिचा मेंजीफेरी इसका नाम है। क्या नाम है, ड्रेसिचा मेंजीफेरी इसका नाम है। ठीक है, ये इसका हम बोल सकते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, इसका साइंटिफिक नाम बोल सकते हैं ड्रेसिचा मेंजीफेरी। ड्रेसिचा मेंजीफेरी जो है ना, साइंटिफिक नाम है मैंगो मिलीबग का। अब ये जो इंसेक्ट है ये क्या करता है, देखो ये हमारा जो मैंगो का जो प्लांट है, ठीक है, ये मैंगो का हमारा प्लांट है, तो ये आएगा कहाँ से, मिलीबग जो है आएगा यहाँ से, ऊपर चढ़ेगा मैंगो के ऊपर। ठीक है, यहाँ जाके फल पर अफेक्ट करेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है हमें, तो देखो इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब इसको हमें, ये जो बग आ रहा है ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको ऊपर चढ़ने से रोकना है। क्या करते हैं, इसको 30 सेंटीमीटर हाइट, यहाँ पे हम ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर हाइट, 30 सेंटीमीटर हाइट और लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ाई पर, 30 से 45 सेंटीमीटर चौड़ाई पर यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं ग्रीज। क्या कर देते हैं, इसके कंट्रोल के लिए क्या लगा देते हैं, ग्रीज की बेंडिंग कर देते हैं, ग्रीज की बेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, ग्रीज लगाते हैं, या फिर यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एल्केथिन की बेंडिंग कर देते हैं, एल्केथिन की बेंडिंग कर देते हैं। ग्रीज की बेंडिंग समझना, हिंदी बोलूँ इंग्लिश एक ही बात है, ग्रीज बेंडिंग लिखूँ, ग्रीज यहाँ पर लपेट देते हैं या एल्केथिन यहाँ पर लपेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, ये जो है ना ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, जो मिलीबग है ये ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से मिलीबग को कंट्रोल करते हैं मैंगो के अंदर। तो ग्रीस बेंडिंग कर सकते हैं, एल्केथिन लगा सकते हैं, कार्बेरिल का स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें ये दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आपका फ्रूट फ्लाई और एक स्टोन वीविल, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम मैंगो को एक्सपोर्ट करते हैं, जब मैंगो को भेजा गया कहाँ पे, अमेरिका ने जो है हमारा जो मैंगो है एक्सपोर्ट वाला वो बैन कर दिया। क्यों, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने एचएस लिया, बाद में उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो है स्टोन वीविल और फ्रूट फ्लाई का जो है इंसेक्ट जो है इसके साथ आ रहा है, तो उनको लगा कि भारत हमारे साथ धोखा कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या था, स्टोन वीविल जो है फल बाहर से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, ये अंदर आपको मिलता है, अंदर पाया जाता है। तो होगा क्या है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हम स्टोन वीविल और फ्रूट फ्लाई से बचेंगे, इसके लिए दिया जाता है वाटर हीट ट्रीटमेंट, वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो इसके कंट्रोल के लिए फ्रूट फ्लाई का नाम क्या है यहाँ पे, बेक्टोसेरा डोर्सेलिस। बेक्टोसेरा डोर्सेलिस इसका नाम है। और स्टोन वीविल का नाम है, स्टोन वीविल का नाम क्या है, इसका नाम है स्टर्नोचिटस मेंजीफेरी। ठीक है, स्टर्नोचिटस मेंजीफेरी इसका नाम है, स्टोन वीविल का स्टर्नोचिटस मेंजीफेरी नाम है। ठीक है, स्टर्नोचिटस मेंजीफेरी।
फेरी, याद रखना। इसका बेक्टोसेरा डोर्सालिस, इसका स्टेनोचिटस मेंजिफेरी। अब इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, इसके कंट्रोल के लिए इनको क्या दिया जाता है, वाटर हीट ट्रीटमेंट, याद रखना है। इसके इन दोनों के कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। मतलब वाष्प, और हीट का मतलब होता है गर्म करना, वाष्प गर्म उपचार, वाष्प गर्म उपचार इसमें दिया जाता है। किसमें, इन दोनों कंट्रोल के लिए। जब इसको क्या किया जाता है, वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो जो स्टोनेबल फूड फ्लाई जो अंदर है फल के अंदर, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मर जाता है। तो स्टोनबिल और फ्रूट फ्लाई में जो अंदर जो रहता है, बाहर से फल एकदम अच्छा दिखेगा आपको, बिल्कुल शानदार, लेकिन अंदर ये जो है स्टोनबिल और फ्रूट फ्लाई रहता है। तो इनको बचने के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्टोनबिल को क्या बोला जाता है, इसको क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट पेस्ट कहते हैं, याद रखना। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट पेस्ट। क्वारंटाइन का मतलब होता है, कोरोना के टाइम पे आप सब लोग जानते हैं क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। इसको कहीं जाने से पहले एक बार कहाँ रखा जाता है, क्वारंटाइन रखा जाता है। 6 दिन 8 दिन 10 दिन ऐसे हम लोग रहते हैं ना क्वारंटाइन टाइम पे। वैसे ही इसको जब बाहर भेजा जाता है, तो एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाता है, तो इसको पहले क्वारंटाइन रखा जाता है, वहाँ पर वेपर ट्रीटमेंट चेक किया जाता है, इसके अंदर ये स्टोनबिल तो नहीं है, इसलिए इसको क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट पेस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है। मैंगो हापर, इसका नाम क्या है, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी, ये इसका नाम है, बस इसका नाम याद रख लो, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, मैंगो मिलीबग जो है उसका नाम ड्रेसिसा मेंजिफेरी है, फ्रूट फ्लाई उसका नाम बेक्टोसेरा डोर्सालिस है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बेक्टोसेरा डोर्सालिस, ठीक है। इसको स्टेनोचिटस मेंजिफेरी और इसको एम्ब्रीटोडस एटकिंसी बोलते हैं। ये 4 इंसेक्ट आपको मोस्टली यहाँ पे देखना है, याद रखना है। क्लियर है। बात करते हैं हम इंसेक्ट के अलावा डिजीज की, ठीक है। तो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे डिजीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है वो है पाउडरी मिल्यू, ठीक है। ये मोस्ट मेजर डिजीज है, कौन सी, पाउडरी मिल्यू, चूर्णी लासिता जिसको बोलते हैं। चूर्णी लासिता जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखो हिंदी नहीं याद रखो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में क्या होता है, ये तो आपको पाउडरी मिल्यू ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है इधर चूर्णी लासिता की जगह हिंदी में भी पाउडरी मिल्यू लिख दिया, हिंदी में भी पाउडरी मिल्यू लिख दिया, तो आप लोग निपट जाओगे। तो ज़्यादातर कोशिश करें, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पर भी चूर्णी लासिता ना लिखकर, चूर्णी लासिता ना लिखा और क्या लिख दिया, पाउडरी मिल्यू ही हिंदी में लिख दिया, तो आप निपट जाओगे। इसलिए, और वैसे भी आपने देखा है कि नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है पेपर के अंदर या क्वेश्चंस के अंदर, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाएगा, इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ना। तो इंग्लिश को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। पाउडरी मिल्यू, इसका कॉजल ऑर्गन की बात करें तो नाम क्या है इसका, ओडियम मेंजिफेरी। नाम क्या है, ओडियम मेंजिफेरी इसका नाम है। क्लियर है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, देखो ये ओडियम मेंजिफेरी जो है सबसे ज़्यादा अटैक, सीवियर अटैक ये करती है, सीवियर अटैक घातक ये कब है, फरवरी मार्च में। फरवरी मार्च में इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल याद रखना, इसका कंट्रोल हम करते हैं केराथान, केराथान का स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। केराथान ये कौन सा है, फंजीसाइड है। केराथान जो है क्या है, एक सल्फर फंजीसाइड है, इसका स्प्रे कर सकते हैं पाउडरी मिल्यू को कंट्रोल करने के लिए। पाउडरी मिल्यू होता क्या है कि पत्तों के ऊपर जो है सफ़ेद पाउडर की तरह जो आपको दिखाई देता है, उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्यू, ठीक है, अपर सरफेस पर। और डाउनी मिल्यू जो होता है उसमें लोअर सरफेस पर होता है, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज का नाम क्या है, कोलेटो ट्राइकम ग्लोस्पोरोइड, कोलेटो ट्राइकम ग्लेस्पोरोइड्स, ठीक है। क्या लिखोगे, कोलेटो ट्राइकम ग्लेस्पोरोइड,
कोलेडोट्राइकम ग्लेसपोराइट, ये इसका नाम है किसका, एंथ्रेक्नोज का। और इसके कंट्रोल के लिए हम क्या रखते हैं, रेसिस्टेंस वेराइटी कौन सी, एडवर्ड, ये हमने पढ़ा है। इसके कंट्रोल के लिए हम रेसिस्टेंस वेराइटी एडवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एंथ्रेक्नोज जिसको कोलेडोट्राइकम ग्लेसपोराइट कहा जाता है, रेसिस्टेंस वेराइटी एडवर्ड यूज़ करते हैं इसके कंट्रोल के लिए, ठीक है। नंबर 3 जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मालफॉर्मेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालफॉर्मेशन, मैंगो मालफॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा, मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन में होता क्या है, मैंगो मालफॉर्मेशन में होता क्या है, ठीक है। मालफॉर्मेशन में एक तरह से गुच्छा बन जाता है, ठीक है। कई सारे छोटे छोटे फ्लावर बन जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे फ्लावर्स वहाँ पे बन जाते हैं। शायद में भी इसमें डायग्राम होगा, आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है, ठीक है। तो मालफॉर्मेशन में ये होता किसकी वजह से है, तो ये होता है एक तो फंगस की वजह से प्लस लो टेम्परेचर की वजह से, फंगस प्लस लो टेम्परेचर। फंगस कौन सा, तो यहाँ आ जाएगा फ्यूजेरियम मेलिनीफॉर्मी, और स्पीसीज क्या है इसकी, ये आगा सब ग्लूटिनाना, ठीक है, ये याद रखना, सब ग्लूटिनाना, फ्यूजेरम मेलिनीफॉर्मी सब ग्लूटिनामा, फंगस की वजह से होता है। जनरली वैसे तो पूछा जाता है मालफॉर्मेशन होता किसकी वजह से, तो फंगस प्लस लो टेम्परेचर, यही आपको मिलेगा। इसका नाम कभी नहीं मिलता सब ग्लूटिनाना, पर नाम भी याद रखना, फ्यूजेरम मेलिनीफॉर्मी सब ग्लूटिनाना। हिंदी में लिख दूं, फ्यूजेरम मेलिनीफॉर्मी सब ग्लूटिनाना, फ्यूजेरम मेलिनीफॉर्मी सब ग्लूटिनाना की वजह से ये होता है, ये फंगस है इसके अंदर, और लो टेम्परेचर की वजह से मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। क्या था, बंची टाइप अपीयरेंस हो जाता है। जो बंची टाइप अपीयरेंस होता है, जो फ्लावर पार्ट वेजिटेटिव पार्ट होता है ना, वो इकट्ठा हो जाता है, बोलते हैं इकट्ठा हो जाता है, बंची टाइप अपीयरेंस हो जाता है, बंच बन जाता है उसका फ्लोरल पार्ट का, जो बत्ती वाला भाग होता है वो बंच बन जाता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसको नैप्थेलिक एसिटिक एसिड एट द रेट ऑफ 200 ppm कंट्रोल करने के लिए। और ये कब करते हैं, तो अक्टूबर माह में, ये याद रखना, अक्टूबर माह में करते हैं। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं 200 ppm मात्रा, और कब, अक्टूबर माह में इसका छिड़काव करते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, है ना, जो भाग, प्रूनिंग मतलब जो खराब भाग है, जो इन्फेक्टेड भाग है उसको निकाल दो, ये भी कर सकते हैं। मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, मैनकोजेब का स्प्रे भी कर सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड 200 ppm का यूज़ करते हैं, और अक्टूबर महीने में करते हैं, ये याद रखना, मैंगो मालफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं आपके डिसऑर्डर, ठीक है, मैंगो डिसऑर्डर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर से हमें ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आता है ब्लैक टिप, ठीक है, काला धब्बा जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक टिप या काला धब्बा जिसको बोलते हैं, ब्लैक टिप बोलो, काला धब्बा बोलो, ठीक है। ब्लैक टिप ये होता किसकी वजह से, तो याद रखना, बोरान की डिफिशियंसी से, बोरान डिफिशियंसी, बोरान की कमी से होता है। और जो ईंट के भट्टे होते हैं पास में, बोरान की कमी से, पहली चीज ब्लैक टिप बोरान की कमी से। और क्या होता है, जो ईंट के भट्टे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिक्स किल्स जो उसको बोलते हैं, ईंट के भट्टे, वहां से क्या निकलती है, गैस, क्या निकलती है, गैस। कौन कौन सी गैस, तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, एसिटिलीन, ये गैस निकलती है। ये गैस रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लैक टिप के लिए। जो ईंट के भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे, जैसे मान लो आम का बगीचा है, आम के बगीचे के पास में कोई ईंट का भट्टा है, तो वहाँ से धुआं निकलता है, सीधी सी बात है, ईंट को पकाने के लिए उसको जलाया जाता है अंदर से, तो वहाँ से गैस निकलती क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस, और एसिटिलीन, ये गैस निकलती है कहाँ से, ईंट के भट्टों से, जो क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लैक टिप के लिए, और होता किसकी वजह से, बोरान की डिफिशियंसी से। तो कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं इसको, एक तो 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम ब्रिक्स किल, ठीक है, मतलब ईंट के भट्टों से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए बगीचा। क्या लिख सकते हैं कि बगीचा जो है
1 किलोमीटर दूर होना चाहिए किससे? ईंट के भट्टों से। ठीक है, बगीचा 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए किससे? ईंट के भट्टों से। ये पहला कंट्रोल। दूसरा कंट्रोल क्या कर सकते हो आप? बोरेक्स, बोरान की कमी है तो बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और बोरेक्स में बोरान कितना होता है? बोरान जो होता है वो 11% होता है। ठीक है, बोरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और बोरेक्स में बोरान कितना होता है? 11%। तो ये ब्लैक टिप बोरान की डिफिशियंसी। पहले तो ये पूछेगा बेंगो में जो ब्लैक टिप होता है, काला धब्बा, किसकी कमी से होता है? तो बोरान की डिफिशियंसी से। दूसरा किस कारण से होता है? ईंट के भट्टों की वजह से। कंट्रोल क्या कर सकते हैं? बोरेक्स यूज कर सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर रख सकते हैं किससे? ईंट के भट्टों से। दूसरा देखो, दूसरा है यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू। क्या आ जाएगा? स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी ऊतक, स्पॉन्जी ऊतक। अब स्पॉन्जी ऊतक होता किस कारण से? तो याद रखना, स्पॉन्जी ऊतक जो होता है वो हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, उच्च तापमान की वजह से होता है। पहले तो यही पूछाएगा स्पॉन्जी टिश्यू किसकी वजह से? तापमान की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है अल्फांजो, अल्फांजो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, सबसे अधिक प्रभावित है ना, सबसे अधिक प्रभावित बोल सकते हो कौन? अल्फांजो। अब इसके कंट्रोल के लिए क्या करोगे? इसके कंट्रोल के लिए क्या करना है? तो सीधी सी बात है, इसके कंट्रोल के लिए क्या करोगे? तो रेसिस्टेंट वेराइटी प्रतिरोधी किस्म हम लगाएंगे। तो जिसमें भी अर्का लगा है वो सारा क्या है? इसके प्रति रेजिस्टेंस है। दूसरा जितनी भी क्या है अपनी रेगुलर या साउथ इंडियन वाली है, जिसमें भी अल्फांजो लगा है, जैसे रत्ना, ठीक है, मल्लिका, जिस भी क्रॉस के अंदर अल्फांजो आ गया वो सारी क्या है? इसके प्रति रेजिस्टेंट है। ससेप्टिबल कौन है? ग्राही कौन है? ग्राही तो ये हो गया अपना अल्फांजो। तो जिसमें भी अल्फांजो लगा है क्रॉस में, जैसे रत्ना अल्फांजो हो गया है ना, अल्फांजो रत्ना हो गया, नीलम अल्फांजो हो गया, अल्फांजो नीलम हो गया, जिसमें भी क्रॉस में अल्फांजो आ रहा है वो सब इसके प्रति रेजिस्टेंस है। और जिसमें भी अर्का लगा, अर्का पुनीत, अर्का अरुणा, अर्का नीलकंठ, ये सारी भी क्या है? इसके प्रति रेजिस्टेंस है। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति रेजिस्टेंस है। फिर आती है झुमका, चौथा जो है झुमका या क्लस्टरिंग, झुमका। झुमका क्लस्टरिंग ये किसकी वजह से होता है? ये याद रखना, लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन, परागकण अच्छे से नहीं होना, और पुअर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर भी अच्छे से ना देने की वजह से ये होता है। क्या? निम्न तापमान की वजह से, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन मतलब बोल सकते हो खराब परागकण की वजह से, परागण की वजह से, और पुअर फर्टिलाइजेशन मतलब बोल सकते हैं खराब या कम फर्टिलाइजर, उर्वरक की वजह से। ठीक है, ये होता है क्या? झुमका या क्लस्टरिंग डिजीज होती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल के लिए क्या करना है? आपको तापमान बढ़ाना है, पॉलिनेशन अच्छे से करवाना है, और कम उर्वरक मतलब उर्वरक को हमें फर्टिलाइजर को प्रॉपर देना है। ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है इंटरनल नेक्रोसिस। पांचवा जो है क्या है? इंटरनल नेक्रोसिस, ऊतकक्षय जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऊतकक्षय, आंतरिक ऊतकक्षय। तो इसके लिए सीधी सी बात मैं बता दूं, जितने भी ऐसे डिसऑर्डर है जिसके अंदर नेक्रोसिस आपको शब्द मिल जाए, याद रखना, जिसमें भी नेक्रोसिस ये वाला शब्द मिल जाए नेक्रोसिस, तो याद रखना ये हमेशा किससे होगा? बोरान की डिफिशियंसी से होगा। याद रखना, बोरान की डिफिशियंसी से ही होगा। कुछ भी मिल जाए आपको, चाहे मैंगो का नेक्रोसिस, आंवला का नेक्रोसिस, बनाना का नेक्रोसिस, किसी का भी नेक्रोसिस मिल जाए वो बोरान की डिफिशियंसी से होगा 99.99%। ठीक है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, जिसमें भी नेक्रोसिस मिल जाए वो बोरान की डिफिशियंसी से। ठीक है, और नंबर 6 पे चलते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे इसलिए इसको अच्छे से देखना है। ये आ जाएगा अल्टरनेट बेयरिंग, एकांतर फलन। ये भी क्या है? एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एकांतर फलन। ठीक है,
जिसको ऑन ईयर और ऑफ ईयर भी कहते हैं। ऑन ईयर मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फल बनेंगे, फ्रूट बियर करेगा, क्या करेगा ये, फ्रूट बियर करेगा, फ्रूट आएंगे, और यहाँ बोल सकते हैं फ्रूट नॉट बियर, एक साल फल बनेंगे और एक साल फल नहीं बनेंगे, फल बनेंगे और यहाँ पे फल नहीं बनेंगे, एक साल फल बनते, एक साल फल नहीं बनते। कंट्रोल क्या करेंगे, ससेप्टिबल, जैसे मान लो इसमें क्या है, लंगड़ा, लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया, ये क्या है, ग्राही है, इनमें होती है, ये अल्टरनेट बेरिंग जो है इनमें होती है, ज़्यादातर जो है नॉर्थ इंडियन वैरायटी। तो रेसिस्टेंस, इसके प्रति रेजिस्टेंस, अल्टरनेट बेरिंग के प्रति रेजिस्टेंस, तो साउथ इंडियन वैरायटी लगा दो जितनी भी है। साउथ इंडियन वैरायटी कौन सी, नीलम, रत्ना हो गई, आम्रपाली हो गई, नीलम हो गई, रत्ना हो गई, आम्रपाली हो गई, मल्लिका हो गई, ठीक है, अर्का पुनीत हो गई, अर्का अरुणा हो गई, ये सारी इसके प्रति क्या हो जाएगी, ये। अल्टरनेट बेरिंग को कंट्रोल कैसे करेंगे, एक तो ये हो गया कि ये सारी वैरायटी लगा दो, कौन सी, रेगुलर बेरिंग वैरायटी, रेगुलर बेरिंग वैरायटी कौन सी, साउथ वाली सारी की सारी लगा दो, ठीक है। कंट्रोल और किसमें, इसमें पेक्लोब्यूट्राजोल 5 से 10 kg पर प्लांट, पेक्लोब्यूट्राजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कुलतार भी बोलते हैं, कोलटार भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। पेक्लोब्यूट्राजोल का स्प्रे कर सकते हैं, पेक्लोब्यूट्राजोल का स्प्रे कर सकते हैं, हिंदी नोट्स में हिंदी में लिखा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हिंदी में आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। तो पेक्लोब्यूट्राजोल 5 से 10 kg पर प्लांट का स्प्रे कर सकते हैं अल्टरनेट बेरिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी डिसऑर्डर है जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 6, 7 जो भी हो। एक होता है सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज, ये किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम डिफिशियंसी की, कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से होता है, बस याद रख लेना। एक होता है सनबर्न, नहीं सेप बर्न, सेप बर्न, क्या आ जाएगा, सेप बर्न मतलब सेप का जलना, सेप बर्न। अब ये होता क्यों है, सेप बर्न इसलिए होता है कि जो हमारा फल होता है, ठीक है, उस फल के अंदर रस का जो है फ्लो होता है, जब वो पकता है तो रस का फ्लो होता है। अगर फल क्या हो जाए, टूट के नीचे गिर गया हो, अगर फल टूट के नीचे गिर जाए तो जो फल का फ्लो है वो रुक जाएगा, और वो किसके कांटेक्ट में आएगा, छिलके के कांटेक्ट में आएगा। जब वो उसके छिलके के कांटेक्ट में आएगा तो उसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, और जब वो ब्राउन कलर का हो जाएगा उसी को बोलते हैं सेप बर्न, ठीक है। बस यहाँ पूछा जाएगा सेप बर्न किसका डिसऑर्डर है, तो मैंगो का, इतना याद रखो। और क्या होता है, जेली सीड, जेली सीड। अब ये जेली सीड का मतलब क्या है, जेली सीड मतलब होता है फल जब ज़्यादा पक जाता है, जब उसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाता है। ये मोस्टली जो है किसमें होता है, आम्रपाली में, आम्रपाली जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है किससे, जेली सीड से। क्यों, क्योंकि जब फल ज़्यादा पक जाता है तो क्या होता है, जेली, जेली क्या होता है, आपने पढ़ा है जेली, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जेली क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पेय पदार्थ होता है। तो जब फल ज़्यादा पक जाता है तो वो जो हिस्सा है क्या हो जाता है, ज़्यादा गीला होने की वजह से, पिलपिला होने की वजह से बोल सकते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा पकने की वजह से वो जेली जैसा अपीयरेंस दे देता है, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस दे देता है, उसको जेली सीड डिसऑर्डर बोलते हैं मैंगो के अंदर। क्लियर है। एक लास्ट वन और देख लो, वो है लीफ स्कॉर्चिंग। ये मैं बता भी चुका था क्या होता है, लीफ स्कॉर्चिंग, ठीक है। ये होती है पोटेशियम की डिफिशियंसी से, पोटेशियम की कमी से होता है, पोटेशियम की डिफिशियंसी से लीफ स्कॉर्चिंग नामक डिसऑर्डर होता है। तो ये सारा जितना भी था मैंगो के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया है। नोट्स में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, तो जो मैं बोल रहा हूँ लीफ स्कॉर्चिंग तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर। चिंता मत करना कि सर इंग्लिश हिंदी नहीं लिखा, तो हिंदी में बोल रहा हूँ, बोल के आप सुन के लिख सकते हो, और नोट्स के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। तो मैंगो हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।